हेलो चैंपियन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स मैग इजी पर। जैसे कि हम पढ़ रहे थे एक दल के प्रभुत्व का दौर, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इसने हमने दो क्लास करी थी और आज इसका तीसरा पार्ट है। अगर आप लोगों ने उस दो पार्ट को अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले वो क्लास कर ले, इसके बाद ये क्लास समझ आएगी। ठीक है। आज हम कोशिश करेंगे कि इसी पार्ट में इस चैप्टर को ख़त्म कर दें। अगर कुछ पार्ट रह जाता है तो हम अगली क्लास में इसे ख़त्म करेंगे। ठीक है, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था। अगर आप में से अगर कोई इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है। और कमेंट आप लोग नहीं करते हो, अगर कमेंट नहीं करोगे तो फिर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी। तो आप लोग कमेंट करो वीडियो पर अगर अच्छी लगती है तो। जैसे हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पहली दूसरी क्लास में क्या क्या पढ़ा था। जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि कैसे पहले आम चुनाव हुआ था 1952 में, कैसे जो कांग्रेस पार्टी थी वो अन्य पार्टी पर हावी रही। कैसे उसे पहले आम चुनाव में 364 सीटें मिली। जो दूसरे आम चुनाव हुई थी 1957 में, उसमें 371 सीटें मिली। और जो तीसरी आम चुनाव हुई थी 1962, उसमें 361 सीटें मिली लगभग। और जो अन्य जो विपक्षी पार्टी थी उससे बहुत कम ही सीट मिली थी। लाइक जैसे हम देख सकते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उससे सिर्फ 16 सीटें मिली थी। ठीक है, बाकी तो और कुछ पार्टी जैसे 3-4 सीट ही मिली थी। जैसे सोशलिस्ट पार्टी, तो उसको 10% वोट मिला था, लेकिन जो सीट थी वो 3% भी नहीं थी। तो कांग्रेस इस समय कांग्रेस को क्यों फ़ायदा क्यों, इसलिए कांग्रेस इसमें हावी रही क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी थी वो 1885 में बन गई थी, एक सुसंगठित पार्टी थी वो। और इसमें जो नेता थे वो काफ़ी करिश्माई नेता थे, जिसकी बात कर सकते हैं हम। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। और बहुत सारे नेता थे जो कि इस एक कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, तो इससे उसको फ़ायदा हुआ। और ये बहुत मतलब ये इसका ऐसा था कि ये हर एक जो विचारधारा थी सभी को एक साथ लेके चलते थे, इसलिए इसमें और जो विपक्ष था उसको जगह नहीं मिल पाता था, इसलिए ये पार्टी कामयाब हो पाई। हम देखेंगे कि कैसे जो देखे थे, ये भी देखे थे कि जो पहले जो वोट का सिस्टम था वो पहले ईवीएम पे नहीं होती थी। वो पहले के मत पेटी रखा जाता था, उस पर चुनाव चिन्ह थे और उम्मीदवार के नाम होते थे। उसमें एक मत पत्र दिया जाता था हर एक व्यक्ति को और उसमें डाल देना पड़ता था। लगभग ऐसा चलता रहा, लेकिन 1980-90 के दशक में हम देखें कि ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार हुआ और 2004 से ये पूरे देश में फैल गया। इसके बाद हमने पढ़ा था कैसे चुनाव किस परिस्थिति में हुए। लोग लगभग 17% ही उस वक़्त की साक्षरता थी। साक्षरता कह रहा हूँ कि 17 करोड़ थे मतदाता थे, और जो प्रतिशत थे लोगों की साक्षर की, वो भी बहुत कम थे। ठीक है। और जो 3 लाख लगभग कर्मचारियों का उसमें प्रशिक्षण किया गया, कैसे वोट कराना है, मतदान केंद्र स्थापित किए गए। इसके अलावा हमने देखा था कि ये कैसे जो पूरा कांग्रेस पूरे राज्य में उस वक़्त जो विधानसभा चुनाव होता था वो लोकसभा के साथ ही चुनाव कराए जाते थे। ठीक है, एक साथ ही। इसके बाद हमने पढ़ा था कम्युनिस्ट पार्टी कैसे केरल में आई 1957 के चुनाव में, फिर कैसे उसे बर्खास्त कर दिया गया। आर्टिकल हमने देखा था 356 वगैरह। 352 का भी पढ़ा था कि 352 आर्टिकल क्या था, 360 के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। इसके बाद हमने सोशलिस्ट पार्टी के बारे में जाना था कि कैसे ये पहले कांग्रेस के साथ काम करती थी, लेकिन फिर जाके 1948 में ये कांग्रेस से अलग हो गए। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो आचार्य देव थे वो ये इससे जुड़े रहे, और भी राम मनोहर लोहिया हो गए। ठीक है। अशोक मेहता हो गए, इसके अलावा अच्युत पटवर्धन थे, ये सब सोशलिस्ट पार्टी में थे। इसके अलावा कांग्रेस की प्रवृत्ति देखें थी कैसे अन्य देशों से कैसे कांग्रेस अलग थी, कैसे दूसरे देशों में जो चुनाव की प्रक्रिया थी कैसे उसमें शासन सेना की वजह से आया, या फिर संविधान में ही ये प्रावधान था कि एक ही पार्टी शासन करे, कैसे भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत इसके बावजूद भी जो कांग्रेस की प्रभुत्व थी वो काफ़ी हावी रही। ठीक है, वो हर चुनाव में जीतती रही। इसका कुछ मैंने रीज़न बताया, पढ़ेंगे भी क्या क्या था। इसके अलावा हम यहाँ से शुरू करना था कि कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में कैसे कांग्रेस में हर एक समाज के लोग इसमें जुड़े थे। कैसे पहले इसमें इसकी प्रकृति क्या थी, प्रवृत्ति क्या थी, फिर बाद में इसकी क्या चेंजेस आए, उसके बारे में हम पढ़े थे। जैसे कि हमने पढ़ा कि कांग्रेस का जो पार्टी जब गठन हुई वो 1885 में गठन हुआ था, जो एओ हुम के द्वारा। ठीक है। उस वक्त ये सिर्फ नौशिक्षित कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक ही समूह पर इस समूह भर थी। ठीक है। लेकिन हम देखेंगे कि 20वीं सदी में जब महात्मा गांधी भारत आए और उसने बागडोर संभाली
राष्ट्रीय आंदोलन की, तो उस वक़्त देखेंगे कैसे उसने जो किसान थे, कारीगर थे, काम करने वाले थे, उसने उसमें कैसे उनका समावेशन हुआ। ठीक है? कुछ जन आंदोलन हुए जैसे असहयोग आंदोलन, नमक सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें कैसे हर एक तबके के लोग ने आकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़े। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पहले जो थे कांग्रेस में भी ठीक है, उद्योगपति थे, इसके अलावा शहर के बासिंदे और गाँव के निवासी बाद में जुड़े गए, मज़दूर और मालिक के मध्य निम्न और सभी जाति बाद में कांग्रेस में हर एक तबके के लोग इसमें जुड़ गए, ठीक है? जो नेतृत्व था उसका विस्तृत हुआ जो कांग्रेस का, इसके अलावा अब उच्च वर्ग या जाति के पेशेवर लोगों तक ही सीमित नहीं रहा, ठीक है? इसके अलावा पहले पहले ये था कि पहले आगरी जो जाति थी, उचली मध्य वर्ग थे, शहरी अभिजन था, उसका बोलबाला था, ठीक है? अंग्रेजी दा का इसमें बोलबाला बहुत है, लेकिन हम बाद में देखेंगे कि कैसे एक सतरंगी पार्टी के रूप में उभर के आया, ठीक है? इसे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहा था पामर ने, ये याद रखना है, कभी-कभी सीयूटी में आ जाता है, ऐसे तो बोर्ड में नहीं आता है, सीयूटी में आ सकता है। इसमें हमने देखा था कि कैसे कांग्रेस के अंदर एक विचारधात्मक गठबंधन भी थी, जो कि अंदर इसमें हर एक तरह के जो क्रांतिकारी थे, शांतिवादी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर धारा के मध्यवर्गियों को इसमें समाहित किया गया था। इसमें हर विचारधारा के लोग इसमें जुड़े थे। इसमें हो सकता है ना, दूसरे के जो लोगों के मत थे उससे इसमें भिन्न हो सकते थे, लेकिन ये कांग्रेस के अंदर ही थे। उस वो आपस में ही लड़ते थे, लेकिन पार्टी एक ही थी, ठीक है? लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। आज दूसरे-दूसरे में जो एक पार्टी होती है, दूसरे अपने पार्टी में नहीं लड़ते, वहाँ की उसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आती, उसमें लोगों में वो सिर्फ़ अपने पार्टी पे अपना पार्टी करता है, वो देश के लिए। अब हम देखते हैं कि जो पहले नेता थे और आज के नेता में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज कुछ हो जाता है तो नेता रिज़ाइन नहीं देते, पहले के नेता ये देखिए अगर कुछ घटना हो जाता था, तो वो ज़िम्मेदारी लेते थे और उस अपने जो पद से इस्तीफ़ा देते थे। लेकिन आज कुछ भी हो जाए, जैसे आज का जो मुद्दा चल रहा है, जैसे जो नीट पेपर लीक हुआ था उसमें 17 बच्चे सुसाइड कर लिए, इसके ज़िम्मेदार ले ही नहीं रही है सरकार। वो अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर वो रिज़ाइन नहीं दे रही है। इसका लेकिन हम उस वक़्त के देखेंगे आज़ादी के वक़्त कैसे नेता थे, उनकी सोच कैसी थी। आज का हम देखते हैं बस पावर, पार्टी बस यही सब देखते हैं, ठीक है? ये कुछ ज़्यादा हो गया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे कम्युनिस्ट पार्टी की हमने बात, ठीक है? कम्युनिस्ट पार्टी के बाद में के बारे में बात कर लेते हैं। जो 1920 के दशक में शुरुआती सालों में भारत के विभिन्न हिस्सों में समाजवादी समूह जो उभरे, ये रूप बोल्शेविक क्रांति के रूप में थे, ठीक है? 1935 में समाजवादी ने मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया। 1935 से 1941 तक ये कांग्रेस के भीतर ही काम करते रहे। इसके बाद 1941 के दिसंबर में ये कांग्रेस से अलग हो गए, ठीक है? इस समय जो समाजवादी ने नाज़ी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन के समर्थन देने का फैसला किया, ठीक है? जो साम्यवादी पार्टी थी उसने जो नाज़ी जर्मनी के खिलाफ जो ब्रिटेन लड़ रही थी उसका समर्थन देने का फैसला किया। जो दूसरी गैर कम्युनिस्टी पार्टियाँ थी, विपरीत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास आज़ादी के इसमें एक सुचारू पार्टी मशीनरी और समर्पित कैडर मौजूद थे। लेकिन आज़ादी हासिल होने पर इस पार्टी के भीतर कई स्वर उभरे। इस पार्टी के सामने मुख्य सवाल यह था कि क्या आखिर जो आज़ादी देश को हासिल हुई है, क्या वो सचमुच आज़ादी है या ये एक झूठी आज़ादी है? इसको संदेह था, ठीक है? इसके अलावा हम देखेंगे कि आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय कम्युनिस्ट जो पार्टी का उसका विचार था कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ है, वो सच्ची आज़ादी थी ही नहीं। इस विचार के साथ पार्टी ने इसने एक हिंसक विद्रोह का बढ़ावा दिया तेलंगाना में। लेकिन लोगों को, जनता को ये मजबूरन नहीं अपने पक्ष में नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इसे इस पक्ष को लेकर इसको अपने पुनर्विचार करना पड़ा अपने संदेह पे, ठीक है? इसको सशस्त्र सेनाओं द्वारा इसे दबा दिया गया। इसको 1951 में जो साम्यवादी पार्टी थी उसने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया और उसने 1952 में जो चुनाव आने वाले जो चुनाव थे उसमें लड़ने का फैसला किया। इसके अलावा इसके साथ इसने 16 सीटें जीती और सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी के रूप में भी ये उभरी। इसके अलावा हम देख इसकी जो समर्थन थी वो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में मिला, इसे ज़्यादा समर्थन, ठीक है? जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो कुछ नेता थे जैसे ए.के. गोपालन, एस.ए. डांगे, ईएमएस नंबूदिरिपाद, जैसे 1957 में जो केरल में चुनाव हुआ था उसके जो मुख्यमंत्री बने थे ये ईएमएस नंबूदिरिपाद ही बने थे। जोशी, पीसी जोशी, अजय घोष और पी सुंदरिया के नाम लिए जाते हैं, ठीक है? चीन और सोवियत संघ के बीच एक विचारधात्मक अंतर आने के बाद जो सीपीआई था उसका 1964 में विभाजन हो गया, ठीक है? जो सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक मानने वाले जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, जबकि इसके विरोध में राय रखने वाले ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बनाया, ठीक है? सीपीआईएम के नाम से अलग दल बनाया।
मेके गोपालन के बारे में देख लेते हैं। ये केरल के कम्युनिस्ट नेता थे। राजनीतिक जीवन का आरंभ इसका कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में हुआ। 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी में शामिल हुए, लेकिन पार्टी की मजबूती के लिए कार्य किया। इसने संसद के रूप में विशेष ख्याति की। 1952 में ये सांसद भी रहे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कैसे गुटमेल में तालमेल और सहनशीलता, कैसे कांग्रेस ने अपने जो गुटों थे उसमें कैसे तालमेल बनाए, कैसे सहनशीलता हुई। कांग्रेस के गठबंधन स्वभाव ने उसे एक आधार असाधारण ताकत दी। ठीक है, जो उसकी गठबंधन की जो स्वभाव थी, उसने अलग जो पार्टी उसमें जो अलग मत थे, गुट थे, तो उसको एक साथ लाया। ठीक है, पहली बात तो ये कि जो जो भी आता था गठबंधन उससे अपने में शामिल कर लेता था। इसी कारण जो गठबंधन की अतिवादी रुख अपनाने में से बचत होता था, और हर मसले पर संतुलन को साध कर चलना पड़ता है। सुलह समझौते के रास्ते पर चलना और सर्व समावेशी होना गठबंधन की विशेषता होती है। इसकी वजह से इसे कांग्रेस को फायदा मिला। ठीक है, इस वजह से जो विपक्ष थे उसको कठिनाई मानना पड़ा कि कैसे इसे हराया जाए। जो कांग्रेस की जो विचारधारा और कार्यक्रम में उसे तुरंत जगह मिल जाती थी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी विपक्ष इसकी बातें में विचार बात कहना चाहता था इसके विपक्ष में, तो उसे कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम उसे तुरंत अपने उसे जगह मिल जाती थी कांग्रेस के अंदर। ठीक है, दूसरी अगर हम किसी पार्टी का स्वभाव गठबंदी हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता भी ज़्यादा होती है। ठीक है, विभिन्न समूह और नेताओं के महत्वाकांक्षों को भी उसमें समाई हो जाता था। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान इन दोनों की बातों पर अमल किया और आज़ादी के मिलने के बाद भी इस पर अमल जारी रखा। इसी कारण जो अगर कोई समूह पार्टी के मुल्क अथवा सत्ता से प्राप्त अपने हिस्से से नाखुश हो तब भी वो पार्टी में ही बना रहता था। अगर अगर कोई नेता था तो वो अगर पार्टी से नाखुश हो, उसके कार्य से नाखुश हो, फिर भी नाखुशी तो उनकी वो अपना जाहिर करता था, लेकिन वो पार्टी में ही बना रहता था। इससे जो कांग्रेस थी वो काफ़ी मजबूत हो गई। इसमें हर तरह के लोग थे, हर विचारधारा के लोग थे। कंजर्वेटिव थे, इसके अलावा दक्षिणपंथी, वामपंथी, ये सब इसमें थे। ठीक है, क्रांतिकारी, ये सब नेता इसमें शामिल थे। तो हम देखें कि भारतीय जनसंघ के बारे में देख लेते हैं। जो भारतीय जनसंघ का इसका गठन 1951 में हुआ। इसके अलावा इसके जो संस्थापक थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसके संस्थापक अध्यक्ष रहे। इस दल की कई जगह आज़ादी के पहले समय से हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जो शख्स RSS है और हिंदू महासभा में खोज जा सकती है, वहाँ से ये पार्टी निकली। ठीक है, इसके बाद जो जनसंघ अपनी इसकी विचारधारा और जो कार्यक्रम थे लिहाज से बाकी दलों से ये अलग थे। जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं बोर्ड में कि किस पार्टी ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। तो कौन सी पार्टी थी? जनसंघ थी। कब बनाई गई थी? 1951 में। ठीक है, इसका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक पर जो प्रगतिशील है और ताकतवर बन सकता है। ठीक है, जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही। अंग्रेजी को हटाकर इसने हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यह पार्टी सबसे आगे थी। इसने धार्मिक और जो सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को जो रियायत देने की बात का जो इसने विरोध किया था। इसके बाद चीन ने 1964 में अपना जो आणविक परीक्षण किया था। इसके बाद जनसंघ ने लगातार इस बात की पैरोकारी की कि भारत अपने आणविक हथियार तैयार किए। ठीक है, इसके 1950 के दशक में जो जनसंघ थी वो चुनाव राजनीति के हाशिए पर रहा। इस पार्टी को 1952 के चुनाव में लोकसभा चुनाव में 3 सीटें पर सफलता मिली और 1957 के आम चुनाव में इसे लगभग 4 सीटें मिली। ठीक है, शुरुआती सालों में यह पार्टी हिंदी भाषी राज्य जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश से इसमें इसको समर्थन ज़्यादा मिला क्योंकि ये हिंदी को राजभाषा बनाने में सपोर्ट कर रहे थे। जनसंघ के जो नेताएं थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, दीनदयाल उपाध्याय थे, बलराज मधोक के साथ हम शामिल है। भारतीय बीजेपी है उसकी जगह जनसंघ में ही है। ठीक है, इसको जो दीनदयाल उपाध्याय के बारे में देख लेते हैं। 1942 में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में आए। इसके अलावा भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। भारतीय जनसंघ में पहले महासचिव फिर अध्यक्ष बने। समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता रहे। ये CUT में पूछता है कौन से नेता समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता थे। ठीक है, ये कौन थे? दीनदयाल उपाध्याय। हम देखें कि कैसे, जैसे यहाँ तक हमने छोड़ा था कि लेकिन अक्सर जो गुटों में के बनने के पीछे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तथा प्रतिस्पर्धा की भावना भी काम करती। ठीक है, ऐसे में जो अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस की कमजोरी बनने की बजाय उसकी ताकत साबित हुई। लाइक जो कि उसके गुटों में जो कमजोरी होने के बावजूद भी आपस में टकराव होने के बावजूद वो एक साथ बने रहे। अपने उसमें जो उनके नेता थे उसमें लड़ते थे, अपने विचार रखते थे, एक दूसरे से ये करते थे। ठीक है, डिस्कशन करते थे, लेकिन अपनी जो नाराज़गी थी वो जताती थी। लेकिन ये
उस पार्टी से अलग नहीं हुई, उसमें बनी रहे। इस वजह से इसकी ताकत बनी रही। इसके बाद हमने देखे थे विभिन्न हित और विचारधारा की जो नुमाइंदगी कर रहे थे, कांग्रेस के भीतर ही बने रहे। पार्टी के बाहर निकल कर कहीं नई पार्टी बनाने को इन्होंने बेहतर नहीं समझा। ठीक है, हम देखेंगे कांग्रेस के अधिकतर जो प्रांतीय इकाई थी विभिन्न गुटों को मिलाकर बनी थी। ये गुट अलग-अलग विचारधात्मक रूप में आते थे और कांग्रेस एक भारी भरकम मध्यवर्ती पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती थी। दूसरी पार्टियां मुख्य जैसे कांग्रेस की इस वो को प्रभावित करने की कोशिश करती थी। इस तरह बाकी पार्टियां हाशिए पर रहकर नीतियों को फैसलों को अपोजिट नीति से प्रभावित करती थी। ठीक है, ये पार्टियां सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल के दूसरे कोसों से दूर थी। जो शासक दल था कहीं विकल्प नहीं था। इसके बावजूद जो विपक्ष पार्टियां थी लगातार कांग्रेस की आलोचना करती थी, उस पर दबाव डालती थी और इस क्रम उसे प्रभावित करती थी कि जैसे कोई गलती करता था अगर कांग्रेस, तो उस जो विपक्ष पार्टी थी वो याद दिलाती थी, वो लोगों को बताती थी कि ये गलत कर रहा है, उनकी जो आलोचना करती थी। गुटों की जो मौजूदगी या प्रणाली शासक दल के भीतर संतुलन साधने के एक औजार की तरह काम करती थी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा राजनीतिक घोर कांग्रेस के भीतर ही चलती थी। कांग्रेस के भीतर ही राजनीतिक एक तरह का लोगों के में जो टकराव था वो दिखता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो पार्टी में बने रहे। इसके इसके अर्थ में देखें तो चुनाव जो प्रतिस्पर्धा थी पहले दशक में कांग्रेस शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी। ठीक है, जो कांग्रेस थी वो विपक्ष की भी भूमिका निभा रही थी और शासक दल की थी। इस कारण जो जो इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे जो विपक्ष पार्टी था उसका उद्भव कैसे हुआ। जैसे कि हमने ऊपर देखा, ऐसा नहीं था कि आज इस दौर में भारत में विपक्ष पार्टियां नहीं थी। बहुत जैसे सोशलिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, भारतीय जनसंघ थी। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्र पार्टी थी, ये सब थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो कांग्रेस पार्टी था उसका अलग ही अपना दबदबा था। ठीक है, 1952 चुनाव में कहीं पहले बन चुकी थी कुछ पार्टियां, 60 और 70 के दशक में बनी, 1960-1970 के। इसके अलावा आज हम देखेंगे जो गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं कि जरे 1950 के दशक किसी न किसी विपक्ष पार्टी की खोजी जा सकती है। हम देखें 1950 में इन सभी विपक्ष दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा कहने पर भर को प्रतिनिधित्व मिल गया। ठीक है, इसके बाद हम ये चित्र कार्टून को देख लेते हैं कि इसमें रस्साकसी हो रहा है। 1954 की बात है। इस कार्टून में जो सरकार है और विपक्ष दलों की ताकत की तुलना की गई है। ये कार्टून दर्शाते कि गए पेड़ पर नेहरू और उनके कैबिनेट सहयोगी बैठे हैं। ये पेड़ दिख रहा है, उस पे पेड़ दिख रहा है, ये नेहरू है, उनके जो सहयोगी कैबिनेट बैठे हैं। ठीक है, और पेड़ के नीचे जो विपक्ष नेता ए.के. गोपालन है, आचार्य कृपलानी है, एन.सी. चटर्जी है, श्रीकांत नायर और सरदार हुकुम सिंह को दिखाया गया है। विपक्ष नेता पेड़ को गिनाने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष पार्टी को। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं स्वतंत्र पार्टी की। ठीक है, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, उसमें जमीन की हदबंदी, खादान के व्यापार, सरकारी अधिग्रहण और सहकारी खेती का प्रस्ताव पास हुआ था। ठीक है, नागपुर अधिवेशन में। इसके बाद 1959 में जो अगस्त में स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई, ये श्री राजगोपालाचारी के द्वारा बनाया गया था। इसमें जो और नेता थे, के एम मुंशी थे, एन जी रांगा, मीनू मसानी जैसे पुराने कांग्रेस कर रहे थे। ये सब कांग्रेस के ही नेता थे। बाद में इसने कांग्रेस से अलग हटकर एक पार्टी बनाई, स्वतंत्र पार्टी, 1959 में। ठीक है, इसके अलावा यह पार्टी आर्थिक मसलों पर अपनी खास किस्म की पक्षधरता को कारण दूसरी पार्टी से अलग थी। इसके हम स्वतंत्र पार्टी चाहते थे कि जो सरकार अर्थव्यवस्था में काम से कम हस्तक्षेप करे, वो मिनिमल गवर्नमेंट हस्तक्षेप को बढ़ावा देती थी। वो उनका कहना था कि अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, स्वतंत्र अगर अर्थव्यवस्था रहती है, कैपिटलिज्म को ये बढ़ावा देते थे। ठीक है, ये सोशलिज्म और कंट्रोल गवर्नमेंट ये इनको अच्छा नहीं मानती थी, वो उनकी आलोचना करती थी। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरिए आ सकती है। उसने कहा कि उसका मानना था कि जो समृद्धि सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरिए ही आ सकती है। जो स्वतंत्र पार्टी है अर्थव्यवस्था के विकास के नज़रिए से किए जा रहे जो राजकीय हस्तक्षेप है, केंद्रीकृत नियोजन है, राष्ट्रीयकरण और अर्थव्यवस्था के भीतर जो सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी को आलोचना की निगाह से देखती थी। ठीक है, उसकी आलोचना करती थी। यह पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर किए जा रहे कराधान के भी खिलाफ थी। इस दल ने जो निजी क्षेत्रों की जो खुली छूट देने की तरफदारी की। इसने स्वतंत्र पार्टी ने कृषि में जमीन की हदबंदी, सहकारी खेती और खदान के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण के विरुद्ध थी। यह दल जो गुट निरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ से दोस्ताना रिश्ते कायम रखने की भी गलत मानती थी। लाइक जैसे हम देखते हैं, जैसे भारत आज़ाद हुआ तो उसने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और सोवियत संघ से ज़्यादा नज़दीक बनाई रही। इसके यह विरोध थी। उसका मानना था कि हम अमेरिका की तरफ दोस्ती बढ़ाए, वो कैपिटलिज्म है, वो फ्री मार्केट की तरफ है। लेकिन जो यूएसएसआर था वो तो कैपिटलिज्म को बढ़ावा नहीं देता था, वो तो साम्यवाद को बढ़ावा देता था। और एक वो केंद्रीकृत वहाँ
जो केंद्रीकृत जो सरकार थी उस पे वोट बनी थी। इस वजह से इसने इसका जो भारतीय था, जो केंद्रीकृत योजनाएँ थी उसका विरोध किया है स्वतंत्र पार्टी ने, ठीक है? इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे जो स्वतंत्र पार्टी है उसको जो उद्योगपति थे, व्यवसायी वर्ग के लोग थे, इसके अलावा इसने जो हम कह सकते हैं जो जो समाज में जो बड़े लोग थे, भूपति थे, इसके अलावा जो उद्योगपति थे, व्यापारी वर्ग थे, उसने इस पार्टी को समर्थन किया, ठीक है? इसके नाम देख लेते हैं सी राजगोपालाचारी के बारे में। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और साहित्यकार थे, महात्मा गांधी के करीबी थे, संविधान सभा के सदस्य भी थे, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने, आज़ादी के बाद बने अंतरिम केंद्र सरकार में मंत्री बने, इसके बाद में मद्रास के मुख्यमंत्री भी बने, भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय जिसे भारत रत्न मिला वो थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। इसके अलावा इसके बाद हम देख सकते हैं कि कैसे शुरुआती सालों में जो कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच जो पारस्परिक सम्मान था वो बहुत गहरा भाव था। आज हम देखते हैं कि विपक्ष पार्टी के जो नेता होते हैं एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। हम देखते हैं कि संसद में भी गालियाँ चलती है, चप्पलें चल जाती है, डेस्क चल जाते हैं, कुछ भी चला के हाथापाई भी हो जाती है, गाली गलौज हो जाती है, कुछ भी। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। एक दूसरे जो विपक्ष नेता थे उसकी सम्मान करते थे, उसकी बातें सुनते थे, ठीक है? आज के ऐसा नेता, क्या कहें आज के नेता के बारे में। कोई भी नेता है पहले की तरह नहीं हो सकता। उस व्यक्ति जो है उसकी जो हित थी वो देश से भरी थी, लेकिन आज अपना पहला सेल्फ इंटरेस्ट देखता है आजकल के नेता। वो सिर्फ अपना देखेगा, अपना पार्टी का फ़ायदा देखेगा, उसको जहाँ फ़ायदा मिलेगा वो काम करेगा, ठीक है? वो देश के लिए कुछ भी कर रहे हो, कोई शायद ही कोई नेता हो जो देश के लिए काम कर रहा हो अभी, वरना तो सब तो अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है, ठीक है? इसके अलावा हम देखते हैं कि कैसे कांग्रेस ने जो मंत्रिमंडल में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे ये विपक्ष नेता शामिल थे। आज आप बता सकते हो कोई भी विपक्ष पार्टी का जो नेता हो वो मंत्रिमंडल में शामिल हो, नहीं देख पाओगे। उसी पार्टी के जो नेता वो होते हैं, एमपी होते हैं, उसे ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। आज हम देखें जैसे बीजेपी की सरकार है, क्या उसमें कोई और अन्य पार्टी, कांग्रेस पार्टी या फिर आप थी जो आम आदमी पार्टी है या अन्य पार्टी जो है, क्या उसके नेता उसमें शामिल हैं मंत्रिमंडल में? नहीं है। आजकल नहीं होता है ऐसा, पहले होता था। इसने जो जयप्रकाश नारायण है, उसने जय समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन उसने ठुकरा दिया था, वो अलग बात है। लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उसने उसे न्योता दिया था अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, ठीक है? ये है पहला मंत्रिमंडल, देख सकते हो आप, क्या नेता थे। इसके बाद हम देख लेते हैं आगे कैसे सामाजिक और विचारधारात्मक रूप में कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरी। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस जो मुख्य भूमिका निभाई थी और इस कारण कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बढ़त प्राप्त था। सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति को, हर इस समूह को अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस की जो क्षमता थी, जैसे जैसे घटी वैसे वैसे दूसरे राजनीतिक दलों की महत्व मिलना शुरू हो गया, ठीक है? इसकी जो महत्वता थी दूसरे पार्टी को समाहित करने की, वो धीरे धीरे घटने लगी, जिसकी वजह से जो विपक्ष पार्टी थी वो मजबूत होने लगी। कांग्रेस के प्रबुद्ध देश की क्रांति सिर्फ एक दौर में रहा। इस किताब के आगे हिस्से में हम देश की क्रांति के अन्य दौर की चर्चा करेंगे, ठीक है? हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। हिंदू महासभा के ये नेता थे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे, स्वतंत्रता के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर अपने मतभेदों के चलते 1950 में इस्तीफा दे दिया गया। उसके बाद संविधान सभा के सदस्य बने रहे, लोकसभा सदस्य, कश्मीर को स्वायत्त देने के खिलाफ कश्मीर नीति पर जनसंघ के प्रदर्शन के दौरान इसे गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में इसकी मौत हो गई। तो ये रहा, आज जो दूसरा चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है? अगर आप लोग अगर बात करोगे, अगर कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिखना। मैं आपके डाउट को, हर एक डाउट को पूरा डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे जो होगा मैं वो करूँगा, ठीक है? तो ये क्लास अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आज ये एक दल के जो प्रभुत्व का दौर था, जो जैसे हमने देखा कैसे कांग्रेस हावी रही दूसरी पार्टी पर, क्या कारण थे, कौन-कौन सी उस वक़्त की पार्टियाँ थी, अन्य पार्टियाँ, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो ये आई होप ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से आपको समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अलग चैप्टर के साथ। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।